डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक वीडियो में डेली डालूंगा 1 घंटे के अप्रॉक्सीमेट, और एक एक चैप्टर फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ। रूटीन मेथड तो आप लोग स्कूल में, इंस्टीट्यूट में अपने नोट्स से और डिफरेंट सोर्स से पढ़ाई होगा। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। इसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट 3-4 टर्म है जो कि कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क का पूछता है डिफाइन करने के लिए, वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे एक है विनाइल ग्रुप, है ना। तो विनाइल ग्रुप होता है, जैसे विनाइल ग्रुप को यदि हम कंसीडर करें तो विनाइल ग्रुप हमारा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। ये ग्रुप जो है CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी फ्री है, ये कहलाता है विनाइल ग्रुप। और दूसरा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसको कहते हैं हम एलाइल ग्रुप। और जैसे कई बार पूछा है इसको कि जेमिनल डाइहैलाइड किसको कहते हैं, या इसको शॉर्ट में कहा जाता है जेम डाइहैलाइड। तो देखो, इसको बड़ा सिंपल रूल है याद करने का। डाइहैलाइड मतलब 2 हेलोजन होगा, और जेम मतलब ऐसे याद रखो आप शॉर्ट में, जेम मतलब सेम। यदि सेम कार्बन पे 2 हेलोजन है तो इसको जेम डाइहैलाइड कहेंगे। और यदि यही 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पे होगा, एडजेसेंट कार्बन एटम पे होगा, तो इसको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, या शॉर्ट में इसको विक डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे मान लो आप ये दिया हुआ आपको C 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पे एक एक हेलोजन है, इसको कहते हैं हम लोग विसिनल डाइहैलाइड, या यही कहलाता है विक डाइहैलाइड। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछता है 1 मार्क के लिए कि डिफाइन विसिनल डाइहैलाइड, तो आपको याद रखना है डाई मीन्स 2 हेलोजन, यदि एडजेसेंट कार्बन पे होगा जस्ट वन आफ्टर अनदर, तो उसको कहते हैं हम लोग विसिनल डाइहैलाइड। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। तो देखो, एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको क्या देखना है कि हमें क्या करना है, हमें एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन ग्रुप को अटैच करना है, मतलब हमें RX प्रिपेयर करना है। R में भी एनी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसे आपको पता है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसको हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे सपोज ये CH3 है तो इसको कहेंगे मिथाइल ग्रुप, है ना। उसी तरह से जैसे आपका C2H5Cl है तो इसको हम कहते हैं इथाइल ग्रुप। C2H5 ये कहलाता है इथाइल ग्रुप, और जो हेलोजन एटम अटैच होगा उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम होगा। तो देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको कोई भी मेथड याद नहीं रखना है कि इसको कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं। आपको केवल एक ये एनालाइज करना है कि हमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, तो एक रिएक्टेंट हमें एल्काइल ग्रुप देगा और दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो हमें हेलोजन एटम देगा। तो इसको जो है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप है वो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमें एल्काइल ग्रुप देगा, और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो हमें हेलोजन एटम देगा। तो जैसे सपोज हम लोग कोई रिएक्शन जैसे कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें ये इथेनॉल है C2H5OH, और इसका रिएक्शन यदि हम लोग PCl5 से करते हैं या PCl3 से करते हैं या SOCl2 से करते हैं, तो ये जो इथाइल ग्रुप है वो आएगा अल्कोहल से, और क्लोरीन एटम जो है वो इस कंपाउंड में से आएगा, तो इससे स्पेसिफिक कंपाउंड बनेगा C2H5Cl। तो ये जैसे स्पेसिफिक कंपाउंड हुआ तो इससे क्या हुआ, इथाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ। अब सपोज इसको हम जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी रिएक्शन में यदि अल्कोहल का रिएक्शन PX5 PX3 और SOCl2 से करेंगे तो अल्कोहल से हमें एल्काइल ग्रुप आएगा, और ये जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है इससे हेलोजन आएगा। तो इससे प्रोडक्ट क्या बन गया, इससे प्रोडक्ट बन गया हमारा एल्काइल हैलाइड। तो
अब देखो, आपको हमेशा ये चूज करना है कि हम क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। एक जगह से तो हेलोजन आना ही है, तो वो कहाँ से आएगा? एक कंपाउंड से आएगा, एक रिएक्टेंट से आएगा, और दूसरे जगह से एल्काइल ग्रुप आएगा, तो वो कहाँ से आएगा? वो दूसरे रिएक्टेंट से आएगा। तो दूसरा मेथड जैसे सपोज हम यूज करते हैं, इसमें हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो, सपोज अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करते हैं किसके साथ? तो अल्कोहल का रिएक्शन हम ले रहे हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल जो है, ये अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं हम लोग ROH, और इसका रिएक्शन करते हैं HX के साथ। तो HX के इसमें क्या होगा? ये वाटर रिमूव हो जाएगा और ये RX का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड मेथड जो है वो सपोज हम लोग यूज करते हैं इसमें, जैसे सपोज ये एल्केन है और एल्केन का रिएक्शन करते हैं हम लोग हेलोजन के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में या HNu लाइट के प्रेजेंस में। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप के साथ, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया हेलोजन के साथ, और ये एल्काइल ग्रुप के साथ ये हेलोजन अटैच हो जाएगा। ये कहलाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि हमने 11th क्लास में ठीक ढंग से नहीं किया है तो यहाँ आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो कि जब एल्केन का रिएक्शन हम हेलोजन के साथ करते हैं तो इसमें एल्केन का एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन एटम से और एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें। नेक्स्ट जो है वो एल्कीन है C+C, और इसका रिएक्शन करते हैं HX के साथ। तो जब इसका रिएक्शन हम लोग HX के साथ करेंगे तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप देखोगे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। ये कार्बन की 2 वैलेंसी और इस कार्बन की 2 वैलेंसी किस चीज से अटैच है वो उसको हम एज इट इज रहने देंगे। इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो इसमें एडिशन रिएक्शन जो है वो होता है मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंगली। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, द negative part of the unsymmetrical reagent is added to that double bonded carbon of unsymmetrical alkene which contains less number of hydrogen। तो जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होगा उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैच होगा, और जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है वहां हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये देखो मार्कोनी-कॉप्स रूल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको 2 मिनट जो है मार्कोनी-कॉप्स रूल को शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे तो 11th क्लास का ही टॉपिक है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चा 11th क्लास में किसी कारण से नहीं भी पढ़ पाया है तो उसे ये डिप्रेस नहीं होना है, या उसमें ये नहीं सोचना है कि यार मैंने तो 11th में किया ही नहीं, 12th क्लास में कैसे करूँगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल ये याद रखना है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, और इसमें कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो है वो ऐड होगा। तो देखो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है इसको आप जूम करके या पीछे जाकर देख सकते हो। जैसे पहला हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल के साथ, दूसरा जो है ये हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल का HX के साथ, थर्ड हमने यूज किया हेलोजन के साथ, फोर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं HX के साथ। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल को मैं थोड़ा सा इसको 2 मिनट समझा देता हूँ आपको, क्योंकि इससे अल्कोहल का फॉर्मेशन और जहाँ भी एडिशन रिएक्शन होता है वहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या है वो समझना है हमें। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है? मार्कोनी-कॉप्स रूल कहता है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, है ना, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब होता है कि जब इस डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड एटम सेम नहीं हो, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल, जिसमें सिमेट्री नहीं होती है। और इसका रिएक्शन यदि किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से करेंगे, जैसे HX है, तो ये ब्रेक होने के बाद H+ और X- फॉर्म करता है। ये डिफरेंट स्पीसीज, मतलब डिफरेंट एटम में ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट।
तो जैसे आप ये देख रहे हो कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसमें हाइड्रोजन कम है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन है और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा, और जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है उसमें हाइड्रोजन अटैच होता है। और ये जो है ये कहलाता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। इसको शॉर्ट में हम लोग याद रखते हैं, पुअर बिकम्स पुअरर, पुअर बिकम्स पुअरर। देखो मार्कोनिकॉफ रूल का कभी स्टेटमेंट तो नहीं पूछता है, लेकिन बाय चांस यदि कभी पूछ दे तो ये आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है कि पुअर बिकम्स पुअरर। ये मैंने आपको एक टिप्स बताया कि जब भी आपको डबल बॉन्डेड कार्बन में कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करना है तो जहां ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन लेस है वहां नेगेटिव पार्ट अटैच होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं पुअर बिकम्स पुअरर, रिच बिकम रिच। अब इसी में एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जैसे सपोज मार्कोनिकॉफ रूल तो किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ ऐड होता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के साथ ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड HBr के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। यहाँ होगा पुअर बिकम्स रिच। पुअर बिकम्स रिच मतलब जहां हाइड्रोजन पहले से लेस है वहां हाइड्रोजन अटैच होगा, और जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है वहां क्लोरीन तो इसमें ऐड हो ही नहीं सकता कभी भी, ये ब्रोमीन अटैच होगा। सो इट इज ओनली एडेड विथ HBr। तो देखो कन्वर्जन में यदि कभी आपको पूछ दिया कि कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो आप इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना। और यदि आपको पूछेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन मतलब सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन एटम, तो ये HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक पेरोक्साइड मेंशन नहीं करेंगे। तो ये कन्वर्जन में भी क्वेश्चन है, NCERT में भी ये दिया हुआ है। तो ये देखो ये आपका हो गया फोर्थ मेथड। नेक्स्ट जो मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। मतलब ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड से हम लोग दूसरा एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। ये कहलाता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि जैसे ये एल्काइल हैलाइड ऑलरेडी पहले से है और इसका रिएक्शन दूसरे हेलोजन के साथ करते हैं हम लोग एसीटोन के प्रेजेंस में सोडियम हैलाइड के साथ। एसीटोन इसलिए लेते हैं कि ये इनर्ट मीडियम है, रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं हो नॉन पोलर मीडियम में। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा RX डैश प्लस NaX। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये CH3CH2Cl है, इसका रिएक्शन यदि हम लोग NaI से करेंगे ये CH3CH2I बन जाएगा और ये बाय प्रोडक्ट रिमूव होगा। और यदि आप इसको चाहते हो कि CH3CH2I है प्लस NaCl के साथ रिएक्शन करें तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है CH3CH2Cl प्लस NaI, लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो लोअर मेंबर है हेलोजन का, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो लोअर मेंबर अपर मेंबर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना, लेकिन अपर मेंबर जो है वो लोअर मेंबर को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। फ्लोरीन के साथ ये जनरली रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता है क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव हो जाता है ये। इसीलिए ये जो रिएक्शन जिस केमिस्ट ने दिया था इसको कहते हैं हम लोग फिंक्लिस्टीन रिएक्शन। फिंक्लिस्टीन रिएक्शन। फिंक्लिस्टीन रिएक्शन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसे मान लो आपको फ्लोराइड प्रिपेयर करना है, तो फ्लोराइड प्रिपेयर करना है तो ये मेथड तो यूज होगा नहीं, तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो कहलाता है हंस-डीकर रिएक्शन। तो देखो हंस-डीकर रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है वो हैवी मेटल के फ्लोराइड के साथ करते हैं। जैसे ये RX है और इसका रिएक्शन AgF के साथ या कोई भी, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ H2F2 SbF3, तो यहाँ एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ये कहलाता है स्टुअर्ट्स रिएक्शन, STWARTS, स्टुअर्ट्स रिएक्शन। और उसके बाद जो है एक मेथड और मैं बताता हूँ इसको, ये कहलाता है हंस-डीकर रिएक्शन। तो हंस-डीकर रिएक्शन से क्या होता है, बाय हंस-डीकर रिएक्शन
only alkyl fluorides सॉरी alkyl bromide is obtained RCOAG। इसका रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ करते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो इससे RBr बनता है प्लस CO2 प्लस AgBr रिमूव होगा। तो बाय दिस मेथड ओनली वी कैन प्रिपेयर alkyl bromide and it is called Hunsdiecker reaction। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों सेम चीज़ है, दोनों में केवल डिफरेंस है कि एल्काइल हैलाइड में आपको एल्काइल ग्रुप यूज होता है और एराइल हैलाइड में बेंजीन रिंग यूज होगा। तो इसलिए हम लोग इसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हमको एराइल हैलाइड प्रिपेयर करना है, जैसे ये सपोज कोई भी हेलोजन यहाँ अटैच है, तो पहला हम लोग इसका करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन सॉरी हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के साथ रिएक्शन करोगे आप हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में, ये क्या होगा, यहाँ से H रिमूव हो जाता है और इसके जगह पे हेलोजन आ जाएगा, ये एराइल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। सो बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर एराइल हैलाइड। दूसरा जो मेथड है वो है आपका सेंडमेयर रिएक्शन। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। जो नेमिंग रिएक्शन है उसको थोड़ा फोकस करो आप, क्योंकि कई बार ये बोर्ड में जो है शॉर्ट नोट्स में पूछता है। तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या करना है हमें कि जो एल्काइल बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2X होता है, मान लो यहाँ X डैश है डिस्टिंग्विश करने के लिए, और यहाँ यूज करते हैं हम लोग Cu2X2 और ये HX। तो जो हेलोजन यहाँ है वही हेलोजन यहाँ होगा और यही हेलोजन यहाँ आकर अटैच होता है। तो इसमें Cu2X2 इन प्रेजेंस ऑफ HX के साथ ये रिएक्शन होता है। क्लोरीन ब्रोमीन आप यूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्म होगा। और जो थर्ड होता है वो कहलाता है हमारा गेटरमैन रिएक्शन। तो देखो गेटरमैन रिएक्शन जो होता है उसमें भी ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन ये कॉपर के प्रेजेंस में होता है। यहाँ Cu2X2 नहीं लेते हैं, कॉपर के प्रेजेंस में HX रिएक्ट करता है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि वो इंटरमिक्स होने लगता है रिएक्शन। बाद में बच्चा बोलता है सर ये तो गेटरमैन में कॉपर यूज करें या सेंडमेयर में। तो मैंने इसमें एक शॉर्ट टिप्स बताया, आपको टिप्स बता रहा हूँ कि जैसे सेंडमेयर है, तो सेंडमेयर जो है इंग्लिश अल्फाबेट में G के बाद आता है, तो इसलिए इसमें जो मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे Cu2X2HX। तो यहाँ क्या करना है आपको, ये जो बाद में लेटर यूज हो रहा है, इससे आपको कंफ्यूजन हो गया कि सेंडमेयर और गेटरमैन में किसमें Cu2X2 यूज करेंगे या किसमें कॉपर यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये याद रखना, अच्छा ये सेंडमेयर जो फर्स्ट लेटर है S वो इंग्लिश अल्फाबेट में बाद में आता है, इसलिए जो लार्ज मॉलिक्यूल है जैसे Cu2X2 उसको यूज करेंगे। ये आपका हो गया पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो जैसे मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसको मतलब प्रैक्टिस करो, लेकिन याद करने का कोशिश मत करो। आप ये सोचो कि अच्छा ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक रिएक्टेंट से एल्काइल ग्रुप लेना है और दूसरे से हेलोजन लेना है। तो दो रिएक्टेंट को ऐसा चूज करेंगे जिससे कि हम एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे देखो, आप यदि एल्डिहाइड लोगे, कीटोन लोगे, उसमें यदि रिएक्शन हम HX के साथ करते हैं या X2 के साथ, तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन को हटा नहीं सकते, इसीलिए हमने ये मेथड यूज किया है। तो इसमें सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कन्वर्जन में यूज होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इसका डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको रीड करना है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हर एक स्पेसिफिक कंपाउंड का अलग अलग होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये चूंकि बुक में दिया हुआ है तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो मेन पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे इसका केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में, मतलब 2 लाइन का मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि अल्काइल हैलाइड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये 90% रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और 5 मिनट में आपका जो है
ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस कवर हो जाएंगे, 90% रिएक्शंस। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एल्काइल हैलाइड जो है वो किस तरह का रिएक्शन शो करेगा। तो देखो एल्काइल हैलाइड क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड में आप देख रहे हो कि ये एल्काइल ग्रुप है और ये हेलोजन एटम है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है ये हमारा कहलाता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है जिस पे रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए ये माइनस के साथ हेलोजन एटम होगा और एल्काइल ग्रुप के साथ प्लस होगा। तो ये जो जिस तरीके से ब्रेक होता है ये कहलाता है, इसको कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब देखो कोई भी रिएजेंट हो या ना हो, देयर इज पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक होता है। ये स्लाइटली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है, इसमें पोलराइजेशन होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। अब इसके साथ जो भी रिएक्शन होगा, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन ए बी के साथ हो रहा है, ये ए प्लस और बी माइनस बनेगा। तो ये जो बी माइनस है ये बी माइनस अटैक करेगा और ये इस साइड पे होगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आर बी और ये ए एक्स रिमूव हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया इसलिए ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एल्काइल हैलाइड है ये मोस्टली 90% रिएक्शन जो होगा इसका ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एल्काइल हैलाइड जनरली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का। तो अब देखो जैसे अब यहाँ क्या होता है कि हम करीब 10-12 रिएक्शन 15 रिएक्शन जो है वो एक ही टाइप से एक ही प्रिंसिपल पे इसका प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसका, तो देखो ये प्रोडक्ट जो है ये जैसे आपका एल्काइल हैलाइड है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन जैसे सपोज हम लोग NaOH एक्वस के साथ करते हैं, या इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, या इसका रिएक्शन NaCN के साथ करते हैं, इसका रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं, इसका रिएक्शन NaNO2 के साथ करते हैं, या इसका रिएक्शन AgNO2 के साथ करते हैं, या इसका रिएक्शन RONA के साथ करते हैं, या इसका रिएक्शन हम लोग मतलब किसके साथ और ले सकते हैं हम लोग HC ट्रिपल बॉन्ड CNA के साथ करते हैं, या इसका रिएक्शन हम लोग बेंजीन के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या फिर इसका रिएक्शन जो है वो हम लोग इसमें Ag2S ले सकते हैं, ये Ag2S ड्राई भी ले सकते हैं और ये Ag2S जो है वो एक्वस भी लेंगे। तो इस तरीके से हम इसका रिएक्शन ले रहे हैं और इसमें पहले हम लोग यही रिएक्शन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहाँ भी कुछ रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं, एक ही साथ सारे प्रिंसिपल को मैं डिस्कस करूँगा। जैसे यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं क्या Ag2O ड्राई, या इसमें यूज़ करते हैं हम लोग 13 में Ag2O मॉइस्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट ये 13 रिएक्शंस ले लिया। तो देखो ये जो 13 रिएक्शंस है इसमें सब में एक ही प्रिंसिपल है। आपको कोई भी रिएक्शन होता है तो सबसे पहले आप देखो कि ये एल्काइल हैलाइड है और किसके साथ रिएक्शन हो रहा है। तो जो रिएक्शन हो रहा है केवल आपको ये देखना है कि ये कहाँ से ब्रेक हो रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है। तो देखो ये एक्वस है तो प्लस माइनस होगा, अमोनिया तो H प्लस NH2 माइनस होगा, ये Na प्लस CN माइनस Ag प्लस CN माइनस Na प्लस NO2 माइनस Ag प्लस NO2 माइनस Na प्लस RO माइनस Na प्लस ये पूरा पार्ट माइनस। ये ड्राई है, ड्राई का मतलब हुआ Ag प्लस 2 माइनस, ये दो सिल्वर है, और ये एक्वस का मतलब हुआ कि पहले यहाँ AgSH का फॉर्मेशन होगा, ये प्लस ये माइनस। उसी तरीके से ये ड्राई है मतलब ये प्लस ये माइनस, और ये मॉइस्ट है मतलब AgOH है तो ये प्लस एंड माइनस। तो ये देखो कोई भी स्टूडेंट, ये कौन 11th क्लास 12th क्लास तक कितना इंटेलिजेंट था, ब्रिलियंट था, या कौन किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया,
तो उससे मतलब नहीं है। ये तो हर एक बच्चा ये तो जानता ही है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है और कहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ये पहले इसको प्लस माइनस में आप ब्रेक कर लो। ब्रेक कर लिए। अब ये तो हमेशा आपको पता ही है कि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आर तो हमेशा प्लस ही होगा। मैं एक जगह लिख रहा हूं इसको, आर पूरा क्या है प्लस है और यहां माइनस वाला पार्ट आएगा, OH, NH2, CN, NC, NO2, NO2। और ये देखो आप यहाँ आर डैश कर देता हूं मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, RO R डैश, ये HC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये यहाँ ये मैं बता दूंगा इसमें एल्काइल ग्रुप आता है, ये जो है RSR क्योंकि ये सल्फर की वैलेंसी 2 है, और ये RSH, और ये हो जाएगा ROR, और ये ROH। ये हो गया काम खत्म। अब बच्चे बोलते हैं कि ये तो जादू हो गया। ये जादू आपको केवल क्या करना है, प्रिंसिपल सीखना है। मतलब ये 90% रिएक्शन इसका कवर है एल्काइल हैलाइड का। कोई भी आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन पीछे पलट के देखो, उसमें जो इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको दो जगह थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इसको आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसलिए इस दोनों यहाँ ये इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। जैसे ये NaCN है तो यहाँ RCN बनता है और यहाँ NC बनता है, आइसोसानाइड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जो है NO2 में यहाँ आप लिख दोगे इसको ONO, है ना, और ये NO2 बनता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। और ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो इसको हम लोग ईथर चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या लिमिटेशंस वगैरह है। अभी हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब देखो इसमें कुछ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। तो हमने 13 रिएक्शंस तो डिस्कस कर लिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग इसको जो है वो जूम करके पीछे देख के इसको प्रैक्टिस करना। ये बहुत सिंपल और बहुत ही बेस्ट मेथड है। इसी तरीके से तो पूरा 1 घंटे में पूरा चैप्टर कैसे कंप्लीट हो रहा है, जो 10-10, 12-12 घंटे का चैप्टर है, वो तो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ ना। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। ये हर एक बच्चा जानता है कि कौन प्लस कौन माइनस में ब्रेक होगा, क्योंकि ये तो हमेशा प्लस और माइनस में ऐसे ही ब्रेक होगा। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपका वो है कि यदि रिएजेंट चेंज होगा। अब इसमें अब हम इसका रिएक्शन जैसे करते हैं सोडियम के साथ, तो एल्काइल हैलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो एल्काइल हैलाइड यदि सोडियम से रिएक्शन करता है तो देखो आप इसमें जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करने के बाद जो है ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। सोडियम के साथ ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, तो ये रिएक्शन कहलाता है वुड्स रिएक्शन। क्या कहलाता है, वुड्स रिएक्शन। तो इसमें जितना एल्काइल ग्रुप इसमें है वही ये डबल हो जाएगा। मतलब जैसे मैं ऐसे बताता हूँ, RH + 2Na प्लस जो भी एल्काइल हैलाइड ले रहे हो उसको सेम रिपीट कर देना, सेम, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। ये डबल बन जाएगा। मतलब जैसे यहाँ यदि C2H5Cl है तो आपको सेम लेना है। ये C2H5Cl सामने पकड़ के इसलिए लेते हैं ताकि क्लोरीन को हटा दें। ये प्रोडक्ट C2H5 बन जाएगा, मतलब C4H10 बनेगा। उस प्रोसेस में हमेशा जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनता है, ये डबल हो जाता है। और जब इसका रिएक्शन जिंक के साथ होगा तो जिंक के साथ ये रिएक्शन, ये भी ड्राई ईथर मीडियम में होता है, और इस रिएक्शन का नाम है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन दोनों जो है वो 100% सेम है। केवल ये जो रिएजेंट है, जैसे इसमें जिंक मेटल यूज करते हैं और इसमें सोडियम यूज करते हैं, यही डिफरेंस है। अदरवाइज ये सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। उसके बाद इसका जो रिएक्शन करते हैं हम लोग, ये रिएक्शन यदि मैग्नीशियम के साथ करेंगे, है ना, यदि रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होगा तो मैग्नीशियम के साथ ये जो प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम के साथ ये बनाता है RMgX। इसको कहते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
और ये जो है ये रिएक्शन भी ईथर मीडियम में होता है। जैसा आप जानते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऑलमोस्ट हर एक टाइप का कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक अलग से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्कली मेटल, जिसमें कि 30% रिएक्शन तो कवर होता है, ये हर एक चैप्टर में यूज होता है, रिपीटेडली यूज होता है। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि इसमें एक ही रिएजेंट बार बार यूज हो रहा है। तो एक क्लास में मतलब 1 घंटा में मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कली और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये बता दूंगा, और ये जो है रिएक्शन किसके साथ, KMnO4 के साथ। तो उस पर 40-50% रिएक्शन जो है वो रिपीट होने लगेगा। तो अभी देखो, अभी आपको ये सीखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है अल्काइल लाइट जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो ये आपका 13 और 3 ये 16 रिएक्शन हो गया। 14th रिएक्शन हमने जो डिस्कस किया ये था वुड्स रिएक्शन, 15th रिएक्शन था फ्रैंकलिन रिएक्शन, और 17th जो लास्ट रिएक्शन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का अल्काइल हैलाइड का, वो है रिएक्शन विथ अल्कोहलिक अल्कली। रिएक्शन विथ अल्कोहलिक अल्कली। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रिएजेंट का केमिस्ट्री है। बोर्ड के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, ये कुछ 8-10 रिएजेंट है जो कि बार बार हर एक चैप्टर में यूज होता है, वो बहुत लिमिटेड यूज होता है। जैसे आप देखो, यदि इसको आप कंसिडर करोगे अल्काइल हैलाइड का जो है ये 17 रिएक्शंस, तो ये 5 से 7 मिनट में 10 मिनट में पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे 13 रिएक्शन था, एक ही प्रिंसिपल पे वो सॉल्व हो गया। तो ये आपको धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये लगेगा कि बिल्कुल जादू है, यूं हो गया। मतलब आपको केवल ये सीखना है कि बॉन्ड कहाँ ब्रेक हो रहा है और कहाँ कैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अब देखो अल्कोहलिक अल्कली का क्या क्या काम होता है। अल्कोहलिक अल्कली एक्ट्स एज डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। मतलब ये हाइड्रोजन को, डी मीन्स टू रिमूव, किसको रिमूव करते हैं, तो हाइड्रोजन को और हेलोजन एटम को। तो हाइड्रोजन और हेलोजन जब रिमूव होगा तो मतलब यहाँ 2 एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होता है, और इस तरीके से जो है एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल लेते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका कि क्या है ये अल्कोहलिक अल्कली कैसे रिएक्ट करता है। तो अब देखो, जैसे आप इसमें हम लोग कोई ऐसे कंपाउंड ले लिए, 4 कार्बन है और यहाँ Br है, और इसका रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक QH के साथ। तो अल्कोहलिक QH के साथ आपको पता है कि यदि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो सबको हम हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे, ये अंडरस्टूड है। आईयूपैक नेम का जो सिंपल आईयूपैक नेम है उसका आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रोडक्ट है हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो, इसमें एक बच्चे ने बोला कि सर ये ब्रोमीन एटम है, इसके एडजेसेंट ये हाइड्रोजन है, तो इसको हम रिमूव करेंगे तो ये प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी सही बात है कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो एडजेसेंट कार्बन से हेलोजन एटम रिमूव हो गया। और किसी दूसरे बच्चे ने बोला कि सर इसका एडजेसेंट कार्बन तो ये भी है, तो यहाँ से जब हम रिमूव करेंगे तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये जो कंपाउंड बना, ये बना हमारा ब्यूट 1 इन और ये बना ब्यूट 2 इन। तो एक बन रहा है ब्यूट 1 इन और एक बन रहा है ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में जो है, अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट हम मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करें। ये हमारा होता है माइनर प्रोडक्ट और ये होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। एग्जाम में देखो, जब कन्वर्जन पूछेगा, यदि पूछ रहा है कि कन्वर्ट 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूट 1 इन, तो हम ये लिख सकते हैं, ये 15 to 20% फॉर्म तो होता ही है और ये 80 to 85% फॉर्म होता है। आपको परसेंटेज कंपोजिशन याद नहीं रखना है इसमें। अब जो है एक केमिस्ट था, उसका नाम था, इसको हम लोग कहते हैं सिटजेव्स रूल। सिटजेव्स रूल, तो सिटजेव्स रूल क्या बताता है, स्टेटमेंट हम लोग बाद में लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि जो एडजेसेंट
जो ये हेलोजन एटम है उस एडजेसेंट हेलोजन एटम का जो कार्बन एटम है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होगा वहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को मोर प्रेफरेबली इसको रिमूव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेटजैप्स रूल मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जहाँ सब्सटीट्यूशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और इसके अकॉर्डिंगली जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा कहलाता है सेटजैप्स रूल। अब देखो, अब ये आपका कंप्लीट हो गया, ये रिएक्शन जो है एल्काइल हैलाइड का कंप्लीट हो गया। अब रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे एराइल हैलाइड का। तो एराइल हैलाइड के केस में क्या होता है कि इसमें जैसे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ हेलोजन एटम अटैच है। आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो ये मोस्टली सारे एरोमेटिक कंपाउंड 5 रिएक्शन शो करते हैं। ये क्या है? एक है हेलोजिनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा है सल्फोनेशन, फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिफ्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपको ये पता है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 5 रिएक्शंस जो है वो हर एक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड मोस्टली ये शो करता है। अब जैसे आपको पता है कि हेलोजिनेशन के केस में हेलोजन रिएक्ट करता है हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में। नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है वो होता है HNO3 एंड H2SO4, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सल्फोनेशन में H2H2O7 यूज करते हैं, ओलियम भी कहते हैं इसको। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है AlCl3 के प्रेजेंस में, और एसाइलेशन में RCOX के साथ रिएक्ट करता है AlCl3। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये जो है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सो एरोमेटिक कंपाउंड जनरली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि ये देगा तो यहाँ देखो आप क्या देख रहे हो कि एक तो ऑलरेडी जो बेंजीन रिंग है उस पर ये तो हेलोजन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये हेलोजन तो ऑलरेडी यहाँ है ही। तो जो दूसरा ग्रुप है जो इसका इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल पहले बता देता हूँ कि इसका इलेक्ट्रोफाइल X+ मतलब होता है, और ये NO2+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये SO3 है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल R+ है और ये RCO+ है। तो अब ये ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस होगा, ये ग्रुप यहाँ आएगा, तो X तो पहले से है, तो दूसरा X कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। और जहाँ भी ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ साथ हमेशा पैरा प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। अब यहाँ भी उसी तरीके से होगा कि यहाँ X तो है ही, तो NO2 ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और फिर ये NO2 जो है वो पैरा पोजीशन पे आएगा। उसी तरीके से यहाँ X ये SO3H और यहाँ ये X और SO3H। उसी तरीके से यहाँ X पहले से है तो R जो है एल्काइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा, और जो एसाइलेशन है उसमें COR और ये COR। तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो सोचता है यार ये तो एरोमेटिक रिंग है, कैसे याद रखूंगा, कभी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट जाएगा, क्या होगा। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, केवल ये देखना है पूरे एरोमेटिक कंपाउंड में, चाहे कोई भी आप 50 कंपाउंड ले लो, ये जनरल प्रिंसिपल आपको याद रखना है। ये किसी बुक वगैरह में नहीं दिया हुआ है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको कि इसमें केवल एक ही चीज याद रखना कि यदि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, जो बेंजीन के ऊपर जो ये रिंग अटैच है इसमें यदि सिंगल बॉन्ड है, तो जब ये सिंगल बॉन्ड होगा तो अब जो दूसरा इनकमिंग ग्रुप होगा वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा, है ना, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा। और हमेशा पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जो है वो
कम होता है और जिसकी डायपोल मोमेंट लेस होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया इसका। और फिर बाद में मैं बताऊंगा जब और एरोमेटिक कंपाउंड करेंगे, तो यदि उसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, जैसे सपोज यहाँ NO2 होता, तो NO2 का स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं NO2 और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होगा। आप देखोगे ये इतना इजी प्रिंसिपल है, यदि आप इसको अप्लाई करते हो तो एरोमेटिक कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये बहुत ही इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या इसका प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, कभी कभी लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उससे कोई इशू नहीं है, तो ये आपको समझ में आएगा, ये है ना। क्योंकि मैं तो कोई बहुत बड़ा स्टूडियो वगैरह नहीं खोला हुआ हूँ, घर में जो बोर्ड है उसी पे मेरा ये पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है वो बेनिफिटेड हो और वो कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो बोर्ड में ले पाए। ठीक है, तो अब देखो ये रिएक्शन हो गया आपका। अब उसके साथ साथ ये कुछ और रिएक्शन, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड जनरली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अलावा कुछ ये और एक दो एक्स्ट्रा रिएक्शन शो करता है, तो वो हम लोग देखते हैं इसको कि इसमें जो है ये सपोज ये हेलोबेंजीन है, इसका रिएक्शन यदि हम लोग NaOH के साथ करते हैं और यदि यहाँ एक्वस लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि इससे इसको रिमूव कर सके। तो इसमें क्या करते हैं, इसका रिएक्शन यदि NaOH के साथ करते हैं हम लोग और 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप समझ सकते हो कितना हाई प्रेशर है ये, तो उसके बाद ये जो है फिनॉल बन जाता है, यहाँ OH ग्रुप आ जाता है और इससे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्रोसेस है ये डॉ प्रोसेस कहलाता है, ये डॉ प्रोसेस कहलाता है, ये इट्स कॉल्ड डॉ प्रोसेस। अब जो है ये इसमें बहुत हाई प्रेशर दिया गया और हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो बहुत हाई नहीं है लेकिन प्रेशर काफ़ी हाई है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे फिनॉल बन गया, ये डॉ प्रोसेस है। ये सेकंड चैप्टर में भी आएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। अच्छा एक चीज़ देखो और इसमें एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि सपोज यदि इसमें हम, जैसे ये हेलोबेंजीन है और इसका यदि यहाँ एक NO2 ग्रुप है, दूसरा यदि इसमें हम लोग 2 NO2 डाल देते हैं और तीसरा यदि हम इसमें 3 NO2 ग्रुप डाल देते हैं, 3 NO2 ग्रुप यदि डाल देंगे तो 3 NO2 ग्रुप डालने से, अब यहाँ NO2 ग्रुप क्या है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। मतलब इसका रिएक्शन यदि हम लोग NaOH के साथ करेंगे, NaOH और NaOH, तो ये केवल यदि इसको बॉयल कर देते हैं और ये जो है 468 केल्विन टेम्परेचर देते हैं इस पे, और इस पे वो 550 अप्रॉक्सीमेट कुछ इस तरह से केल्विन टेम्परेचर इसमें प्रोवाइड करते हैं। केल्विन नहीं, हाई टेम्परेचर है इसलिए डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर करते हैं। जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ रहा है, इसमें 1 NO2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 NO2 ग्रुप है, तो हेलोजन को हटाना इजी हो जाता है। तो OH क्या करता है इस केस में, एक्वस है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ NO2 ग्रुप है, यहाँ OH है, चूंकि ये इजीली टेम्परेचर कम लग रहा है और इसको तो सिंपली बॉयल ही करते हैं, तो यहाँ NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है, तो ये NO2 ग्रुप हो गया। तो ये कहलाता है, ये कंपाउंड कहलाता है पिक्रिक एसिड। तो इस तरीके से हेलोजन एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो देखो एराइल हैलाइड का रिएक्शन कितना इजी हो गया। अब इसमें एक दो रिएक्शन हमारा जो सिंपल, जो नेमिंग रिएक्शन में यूज होता है, ये क्या है हमारा, ये है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड जो है इसका रिएक्शन यदि हम लोग RX के साथ करेंगे ईथर के प्रेजेंस में, तो ये जो है ये सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये NX रिमूव हो जाएगा और यहाँ एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है, इसको कहते हैं हम एल्काइल बेंजीन। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है, ये कहलाता है उर्ज फिटिग रिएक्शन। उर्ज फिटिग रिएक्शन। रेड वाले से हमको लगता है कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए रेड पे इनको अवॉइड करते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं हम लोग उर्ज फिटिग रिएक्शन, उर्ज फिटिग रिएक्शन।
तो इससे अल्काइल बेंजीन बनता है। मतलब याद रखने के लिए इसे भी याद रख सकते हैं कि उस फिटिंग रिएक्शन में रिंग में आके ये फिट हो जाता है अल्काइल ग्रुप। तो जब इससे अल्काइल बेंजीन बनाना होगा तो ये यूज करेंगे हम लोग। और इस चैप्टर का अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड का लास्ट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग फिटिंग रिएक्शन, FITTIG, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि फिटिंग रिएक्शन में दो एराइल हैलाइड जो है वो सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है ईथर के साथ। तो इससे जो है बाइफिनाइल या डाइफिनाइल जो है उसका, दोनों एक ही बात है, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। तो मैंने सारे रिएक्शंस जो है वो आपको अल्काइल एंड एराइल हैलाइड का पूरा कवर कर दिया। और ये हमको लगता है कि सारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है, अब इसमें देखो आपको ये डिटेल में रिएक्शंस जानना है। और इसमें जो हमारा आइडोफॉर्म है, फ्यूरॉन है, DDT है ना, और डाइक्लोरो मीथेन है, इसका जो NCERT में दिया हुआ है 2-2 लाइन का, वो आपको इसका यूज केवल पढ़ लेना है। यही 1 मार्क में पूछता है, यूजेज ऑफ द कंपाउंड। जैसे जो मैंने बताया, जैसे फ्रियॉन है, CFC कहते हैं उसको, या DDT का क्या यूज है, आइडोफॉर्म का क्या यूज है, मिथिलीन क्लोराइड का क्या यूज है। तो ये आप इसको केवल रीड कर लेना। ये चैप्टर जो है आपका पूरा फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया। 1 घंटे में, 1 घंटे के अप्रॉक्सीमेट हो सकता है 10-5 मिनट आगे पीछे हुआ होगा, या वही, या तो 2-4-5 मिनट ज़्यादा या कम। तो मैंने कोशिश किया इसको कि सारे कंसेप्ट के साथ, जो बहुत इजी तरीका है, इसमें कोई भी एक रिएक्शन मैंने छोड़ा नहीं और कोई ऐसा चीज़ नहीं बता दिया जो कि आप उसको नहीं समझ सकते हो। तो इस तरीके से इसको आप जो है ठीक ढंग से इसको आपको रिवाइज करना है। पहले सुनना आप इसको, फिर उसको जूम करके रिएक्शन को लिखना, और फिर NCERT के पीछे का प्रॉब्लम आप सॉल्व करना। तो ये जरूर सॉल्व होगा। तो उसमें ये सब ध्यान में रखना है, जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, जब प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कहीं कहीं यदि बोर्ड देखने में कुछ हो सकता है लाइटिंग की प्रॉब्लम है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम हमारे अंदाज से है नहीं। यदि थोड़ा बहुत, ये बहुत आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि भाई ये प्रोफेशनल कहीं हम स्टूडियो में बना रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा इस बार कि यदि धीरे धीरे सब कुछ ठीक रहा तो मेडिकल का भी और IT का भी, मेंस का, एडवांस का, सबका जो है पूरा उस लेवल का धीरे धीरे बना दूंगा सबको। ताकि जैसे अभी मैं फोकस कर रहा हूँ बोर्ड, CBSE बोर्ड जो 12th क्लास का पेपर है उसको ध्यान में रख के, कि ताकि उसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो कम से कम एफर्ट में बच्चे सॉल्व कर सकें। तो मैं कन्वर्जन वगैरह के लिए भी टिप्स बताऊंगा। तो जो मैं YouTube का एक चैनल बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो अभी आप वो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ताकि आपको डेली, मैं अभी तो कंटिन्यूसली डेली एक एक वीडियो दूंगा, जैसा मैंने शुरू में बताया है कि 10 चैप्टर है, 1-1 घंटे का 10 पूरा, फिर फर्स्ट बुकलेट का 3 आवर्स में पूरा, सेकंड बुकलेट का 3 आवर्स में पूरा, जो NCERT का पार्ट 1 पार्ट 2 है। और फिर कोशिश करेंगे कि पूरा जो है पूरा सिलेबस 4 घंटे में कंप्लीट कर दें, ताकि एक बार बैठ के उसको आप रिवीजन कर सको। तो ठीक है, फिर हम कल दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर पे दूसरा वीडियो डालेंगे। तो आप इसको दूसरे अपने फ्रेंड को ज़रूर देना, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें ऐसा है, जितना आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करोगे, उसको बताओगे, तो प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करोगे, तो आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। टिल देन, सी यू and hope for a very good result, best result for your board exam. Thank you, thanks a lot. Dear students, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक वीडियो में डेली डालूंगा 1 घंटे के अप्रॉक्सीमेट, और एक एक चैप्टर फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ। रूटीन मेथड तो आप लोग स्कूल में, इंस्टीट्यूट में अपने नोट्स से और डिफरेंट सोर्स से पढ़ाई होगा। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं
फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट 3-4 टर्म है जो कि कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क का पूछता है डिफाइन करने के लिए, वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे एक है विनाइल ग्रुप, है ना। तो विनाइल ग्रुप होता है, जैसे विनाइल ग्रुप को यदि हम कंसीडर करें तो विनाइल ग्रुप हमारा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। ये ग्रुप जो है CH2 डबल बॉन्ड CH एक वैलेंसी फ्री है, ये कहलाता है विनाइल ग्रुप। और दूसरा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसको कहते हैं हम एलाइल ग्रुप। और जैसे कई बार पूछा है इसको कि जेमिनल डाइहैलाइड किसको कहते हैं, या इसको शॉर्ट में कहा जाता है जेम डाइहैलाइड। तो देखो, इसको बड़ा सिंपल रूल है याद करने का। डाइहैलाइड मतलब 2 हेलोजन होगा, और जेम मतलब ऐसे याद रखो आप शॉर्ट में, जेम मतलब सेम। यदि सेम कार्बन पे 2 हेलोजन है तो इसको जेम डाइहैलाइड कहेंगे। और यदि यही 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पे होगा, एडजेसेंट कार्बन एटम पे होगा, तो इसको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, या शॉर्ट में इसको विक डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे मान लो आप ये दिया हुआ आपको C 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पे एक एक हेलोजन है, इसको कहते हैं हम लोग विसिनल डाइहैलाइड, या यही कहलाता है विक डाइहैलाइड। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछता है 1 मार्क के लिए कि डिफाइन विसिनल डाइहैलाइड, तो आपको याद रखना है डाई मीन्स 2 हेलोजन। यदि एडजेसेंट कार्बन पे होगा जस्ट वन आफ्टर अनदर, तो उसको कहते हैं हम लोग विसिनल डाइहैलाइड। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। तो देखो, एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको क्या देखना है कि हमें क्या करना है, हमें एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन ग्रुप को अटैच करना है, मतलब हमें RH प्रिपेयर करना है। R में भी एनी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसे आपको पता है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसको हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे सपोज ये CH3 है तो इसको कहेंगे मिथाइल ग्रुप, है ना। उसी तरह से जैसे आपका C2H5Cl है तो इसको हम कहते हैं इथाइल ग्रुप, C2H5 ये कहलाता है इथाइल ग्रुप। और जो हेलोजन एटम अटैच होगा उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम होगा। तो देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको कोई भी मेथड याद नहीं रखना है कि इसको कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं। आपको केवल एक ये एनालाइज करना है कि हमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, तो एक रिएक्टेंट हमें एल्काइल ग्रुप देगा और दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो हमें हेलोजन एटम देगा। तो इसको जो है